आज हमें पढ़ना है हमें बताना है कौन सा डेसिमल। यहाँ पर एक थ्योरम है, उस थ्योरम को समझ लो कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। अगर सपोज करो एक्स एक रेशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है, where p and q are co-prime number and the prime factorization of q r only is of the form of, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है इस थ्योरम में, आपसे ये बोला गया है कि let x be a rational number whose decimal expansion terminates, है ना। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, है ना। उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा। आपको दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं। एक मिनट रुको। अभी दिख रहा है? हाँ सर, देख रहा है। तो यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, आपको केवल एक कंडीशन देना है। तो क्यू क्यू जो होना चाहिए वो या तो 2 पे पावर n का फॉर्म का होना चाहिए या 5 के पावर के n का फॉर्म का होना चाहिए। उसका प्राइम फैक्टर या 2 पे पावर n और 5 के पावर n का होना चाहिए। जैसे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब समझ में आता है जो एक टर्मिनेट कर जाए टाइम के बाद। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास क्या देख रहे हो आप, डेनोमिनेटर जो है वो कितना है, 3125 है नहीं। का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 के टेबल में 6 बार में, 2 बार में और 5 बार में, फिर 5 के टेबल में 25 बार में, फिर 5 के टेबल में 5 बार में, ठीक है। तो 3125 को क्या देख रहे हो, केवल इसमें क्या देख रहे हो आप, ये 5 के फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, केवल 5 का ही प्रोडक्ट है, मतलब 5 के फॉर्म का है ना। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो उसमें केवल 5 और 2 या ओनली 2 हो, ओनली 5 हो या 5 और 2 के दोनों हो, तभी वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 is only of the form of 5 raised to the power n, hence it will be a terminating decimal. It will be a terminating decimal. समझ में आ गया? आपको बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा। जैसे 17/8, तो 17/8 में 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या देख रहे हो आप, केवल 2 के फॉर्म का है नहीं, है ना। सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of 8 has only 2 as सर लैग हो रहा है तो their prime factor, hence 17/8 is a terminating decimal, has a terminating decimal. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों? अब जैसे ये देखो 64/1 में 455, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है कैसे बताएंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे।
455 का अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 के टेबल में 91 बार में, फिर 7 के टेबल में 13 बार में, ठीक है। तो 455 कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ, since 445 the prime factorization, the prime factor of 455 are 5, 7 and 13. Hence it is not a terminating decimal. It is not a terminating decimal. समझ में आ रहा है? तो आपको बस ऐसे ही चेक करना है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कौन सा नहीं। तो उसको देखो, या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या तो 2 और 5 हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आ गया प्राइम फैक्टर में तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। जैसे ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, क्योंकि 2 है, 5 और साथ में 7 भी आ गया। अगर ये नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आता है ना आपको? जैसे कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हुआ, जो एक समय के बाद एंड हो जाए, उसके बाद वो पॉइंट आगे नहीं बढ़ेगा। हो सकता है इतना लंबा जाए लेकिन रुक जाए, ठीक है। लेकिन एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, इसमें एक ही डिजिट बार बार आता रहेगा, 131313। एक होता है नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग, समझ में आ रहा है? 9th क्लास में आपने पढ़ा था इसको। तो अभी केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको चेक करना है, आप खुद से कर लो, पता चल जाएगा। जैसे ये देख रहा है, ये इसमें क्या केवल 7 आएगा, 7 का क्यूब होगा, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका जो पी, ये देख रहे हो आप, 2 और 5 का प्रोडक्ट है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है ना। ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि फैक्टर जो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा, नहीं ओनली 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा, ठीक है। तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 210 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 और 7 भी आ जाएंगे ना। 2, 3, 7 और 5 आएगा इसका प्राइम फैक्टर 2, 3, 7 एंड 5 आएगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हुआ क्योंकि 2 है, 5 है, साथ में 2 अलग डिजिट पे आ गए, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। कर सकते हो? बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। आगे है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, राइट डाउन जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। उस क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग था, ये जैसे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, जैसे एक मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद से कर लेना। 3125 डिवाइड आगे बढ़ाएंगे हम, पॉइंट लगाएंगे, जीरो मिलेगा, फिर यहाँ एक जीरो देना पड़ेगा। अभी भी काम नहीं बन रहा है, एक जीरो और दे देंगे। अब पी के टेबल में देखते हैं कितने बार में लगेगा। 3125 इंटू 4 है ना, तो ये हो गया 500 और 12,500, 12,500। फिर यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 500 बच जाएगा, सारा कैंसिल आउट, एक जीरो और मिलेगा, फिर 1 बार में लगाओगे। ये पहले 5 बार में लगा, अब 1 बार में लगाएंगे। 3125 कितना मिलेगा बताओ? 5, 1 कैरी किया, 9 सॉरी 7, 7 फिर 1 कैरी किया, 8। सर आपकी और स्क्रीन यहाँ लैग हो रही है, आप थोड़ा करके थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड रुक जाया करो। क्या, सर आपकी स्क्रीन लैग हो रही है। अभी भी लैग हो रही है? हाँ, जैसे आप एक कर रहे हो पीछे वाला चल जा रहा है, जल्दी से एक ही बार में आके। अभी आया है हाँ अभी रुका हुआ है। न, तो अब इसको आगे बढ़ाओ आप। इसको आपने 1 बार में लिया, अब इसको आगे बढ़ाओ, कितने बार में लोगे? एक जीरो मिलेगा। फिर अब 18 कितने बार में लगाओगे? 6 बार में लगाओगे। 3125 इंटू 6, तो 6 5 जा 33, 6 2 जा 12,
12 और 3 6 to 12, 12 और 3 15, 1 कैरी, फिर 7 हो गया और ये 18 हो गया, तो ये आ गया। तो इस तरीके से आपको जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल फॉर्म लिखना है। लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो आप ये एक्सरसाइज आज एंड हो जाएगा, अगर आप ये कर लो तो ज्यादा कुछ है नहीं एक्सरसाइज में, लिख सकते हो ना। यस सर। नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही जो टर्मिनेटिंग ऐसे 17/8 लिखो, इसका पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा दिखाओ, कर लोगे। बोला जाता फॉलोइंग नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन बिलो। 3rd नंबर क्वेश्चंस में देखो डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो क्यू का जो प्राइम फैक्टर यहाँ पे आप देख रहे हो वो क्या होगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सो q will the prime factorization of q will be in the form of 2 पे पावर n, ठीक है, और 5 पे पावर n और 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n। समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो q जो होगा इस केस में, इस नंबर के केस में जो 2 होगा वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर n और 2 पे पावर n या 5 पे इंटू 5 पे पावर n के प्रोडक्ट के फॉर्म का होगा। क्लियर है, आ रहा फिर में। सर ये समझ नहीं आया। आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये जो नंबर दिख रहा है जब आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो q के बारे में आप क्या बोल सकते हो, डेनोमिनेटर के बारे में क्या बोल सकते हो। या तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी पॉसिबल होगा जब q जो होगा वो 2 पे पावर n, यानी उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन या तो ओनली 2 2 2 2 होगा या 5 पे पावर n या 5 5 5 5 ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, या 2 और 5 के पावर का n का प्रोडक्ट होगा। समझ में आया, अभी भी नहीं आया। आ गया। समझ में आ गया। अभी इसमें बोला जा रहा है, तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, यानी एक इरेशनल नंबर है, और इसका q जो होगा न तो 2 पे पावर n के फॉर्म का होगा, न तो 5 पे पावर n के फॉर्म का होगा, और न तो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म का होगा। जरूर उसमें 2 5 भी हो सकता है और कोई दूसरा नंबर भी आएगा। ये क्या है, रिपीटिंग है, तो ये भी न तो 2 पे पावर n के फॉर्म का होगा न तो 5 पे पावर n के फॉर्म का होगा, इसमें से कोई पॉसिबल नहीं है, ना तो ये होगा ना तो ये होगा और ना तो ये होगा। समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी पॉसिबल है जब q जो हो केवल 2 पे पावर n या तो फिर 5 पे पावर n और प्रोडक्ट हो 2 और n 5 के। समझ में आ गया। यस सर। तो टॉपिक खत्म हो गया आपका ये आज का, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर में क्या स्टार्ट करूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करूं। यस सर। तो चलिए आज हम पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है आपके बुक का, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा परेशान होते हैं बच्चे, बट अगर आप शुरू से सीखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। जैसे मैं समझा रहा हूँ आप सीखिए,
आपने इसको 9th क्लास में करा था, ठीक है। नाइन्थ क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज केवल हम इस टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल से चैप्टर पे आएंगे और हम सीधे इसमें डिस्कस हमारा जो सीधा होगा इसमें 3rd चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10 का ये टॉपिक है। किसका ये हेडफोन है? बंद कर लो भाई, माइक बंद कर लो, बहुत आवाज कर रही है। सर ये इजराम का किसी का है। बंद कर लो यार, जो भी हो अपना म्यूट कर लो। क्यों परेशान कर रहे हो? खुद तो डिस्टर्ब हो ही रहे हो, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या है? तो एनी इक्वेशन of the form of ax plus by plus c equal to 0 is called a linear equation in 2 variable. Linear equation in 2 variable where x and y are variable. यहाँ x और y जो है वो वेरिएबल है। And a is called the coefficient of x and b is called coefficient of y and c is the constant terms. एग्जाम्पल के लिए समझोगे आप, x plus 2y माइनस या प्लस 5 या माइनस कर देते हैं -5 या -4 कर देते हैं, -4 इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है ना। अब x और y की वो कौन कौन सी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। मतलब x की और y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दे कि लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू 0 हो जाए। समझ में आ रहा है? तो लेट कर लेते हैं। पहले तो इक्वेशन को पहले सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 4 माइनस 2y होगा, होगा ना। और अब यहाँ पर हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, है ना। इफ y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 कर दे देन x इक्वल टू क्या होगा बताओ? 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0 Yes, sir. इक्वल टू 4। यानी कि अगर x की वैल्यू 0 हो, नहीं Sir, अगर y x given. y की वैल्यू 0 हो, यहाँ x और y एक हम 9th क्लास में भी पढ़े थे आप, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, बस उसी का थोड़ा एडवांस पढ़ना है आपको। तो मैं बेसिकली 9 वाला ही दे रहा हूँ, फिर कल से 10th का स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर आप 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? 4। अच्छा, अगर y इक्वल टू 1 पुट करें, ये तो केस 1 हो गया, केस 2 आ जाओ। अगर इफ y इक्वल टू क्या पुट कर दे? 1, देन x इक्वल टू क्या होगा? 2 बोलो। 4 माइनस 2 इंटू 1 ना, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यानी अगर y इक्वल टू हम क्या पुट कर दे? 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। यानी अगर आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या करो, अगर आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू 2 पुट कर दो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, होगा ना जी। अगर आप 2 पुट करोगे
नहीं, अगर आप यहाँ पर 2 पुट करोगे, x इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, इसको अगर 1 पुट करोगे, इसको 2 पुट करोगे, नहीं, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2, बोलो 2 + 2 - 4, तो क्या होगा, 0 होगा ना। Yes, sir. तो x और y की वो वैल्यू जिससे एक इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दी लीनियर इक्वेशन, है ना। अच्छा, एक और केस पकड़ लेते हैं, केस थर्ड भी ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू क्या पुट कर दो, y की वैल्यू 4 पुट कर दो, इफ y इज इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो। अगर y की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस में चला जाएगा सर आंसर। हाँ, माइनस में चला जाएगा, तो पुट कर देते हैं। -2 into 4 is equals to 4 -8 minus, -4। हाँ यस सर, -4। तो अगर ये y की वैल्यू आपने 4 रखा है, सॉरी, y की वैल्यू अगर आपने 4 रखा है, तो ये -4 होगा। इसको चाहो अगर मैं बोलूं कि आप इसको एक ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाओ, इस लाइन को, इस लीनियर इक्वेशन को, तो लीनियर इक्वेशन को एक ग्राफ पे ड्रॉ किया जाता है और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है, इसको क्या करो, आप एक ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाओ, तो कर सकते हो, बोलो। इधर हो गया आपका 0 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। अब चाहो तो ये वाली वैल्यू पुट करो, है ना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे। तो ये वाला एक पॉइंट मिला आपको, समझ में आ रहा है ना। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, बोलो, y0, ये है आपका 4 0, है ना। और दूसरा है 2 1, क्या, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। नहीं, y का 1, x का, सॉरी, x का 2 y का 1, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। और एक पॉइंट और है क्या, -4, x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 4, तो 4 और -4, y इक्वल टू 4, ठीक है, और x इक्वल टू -4, ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, इस जगह पे, दिख रहा है आपको, बोलो जी। तो अगर आप चाहोगे तो इसको अगर सीधा ऐसे करके ज्वाइन कर दो, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो हमने इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो इक्वेशन है x + 2y - 4 इक्वल टू 0 को ये इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर इंडिकेट कर सकते हैं ठीक है। तो अभी हमने देखा कि एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के x और y के इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हम चाहेंगे तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है, नहीं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये हर पॉइंट किसी ना किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। हर पॉइंट, इस लाइन का हर पॉइंट किसी ना किसी एक्स और वाई की किसी ना किसी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट पे चले जाओ, यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कुछ 1 पॉइंट कुछ आएगी, ऐसा मतलब हर पॉइंट, इस लाइन का हर पॉइंट x और y की एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इक्वेशन का सॉल्यूशन होने का मतलब x और y की वो वैल्यू जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है, समझ में आ रही है आपको। यस सर। अच्छा, अब तक हमने पढ़ा, ये तो 9th क्लास तक था, 9th क्लास में आपने ये सब सीखा था। अब हमें 10th क्लास में पढ़ना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक नहीं दो इक्वेशन दिया रहेगा। सिस्टम ऑफ
सिस्टम ऑफ द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, सिस्टम ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें ये पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्चुअली 10 क्लास में हमें यही पढ़ना है। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशन दिए रहेंगे, a1x b2y प्लस सॉरी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समझ में आया? और यहाँ पर x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, दी वैल्यू ऑफ x and y which satisfy both of the equation is called solution of the system of linear equation in two variable, linear equation in two variable। समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा हूं मैं? अभी तक हम एक इक्वेशन पे बात किए थे, एक इक्वेशन में तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, बट अगर दो इक्वेशन हो तो दोनों में एक का तो अपना इनफिनाइट होता है, जिसका भी अपना इनफिनाइट होगा, बट कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। मतलब एक्स और वाई की ऐसी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर दे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर दे। मतलब इसका भी लेफ्ट हैंड 0 बना दे और इसका भी लेफ्ट हैंड क्या बना दे, 0 बना दे। एक्स और वाई की कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू जरूर होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। सपोज करो x इक्वल टू 1 या y इक्वल टू, कुछ ना कुछ होगी जरूर, है ना? अब ये तो कुछ भी हो सकती है, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, ऐसा कोई ना कोई वैल्यू होगा और उसी वैल्यू को हमें निकालना होता है पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में वही पढ़ना है कि हम कैसे सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? नो सर। आ गया सर। नहीं आया? फिर से आ समझा गया रहा सर। हूँ कि सर आ गया। अभी आ गया देखो, सर। ये तो प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर में हमेशा दो इक्वेशन दिया रहेगा आपको, और आपको करना क्या है, आपको 4 मेथड सिखाए जाएंगे। एक हुआ ग्राफिकल मेथड, एक हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हुआ एलिमिनेशन मेथड और एक हुआ ग्राफिकल मेथड। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करने हैं। मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वो वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना दे, उसी को हम सॉल्यूशन कहेंगे। समझ में आ रहा है? आप प्रैक्टिस करोगे तो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि चैप्टर में करना क्या है। अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपका ज्यादा क्लियर होगा कि क्या है ये चैप्टर। तो एक्चुअली हमें पढ़ना कौन कौन सा मेथड है। तो पहला मेथड जो हमारा क्या है, ग्राफिकल है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, जो हमारा पहला होगा 3.3 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए है। फिर तीसरा जो मेथड है वो एलिमिनेशन है। तो एलिमिनेशन मेथड हम सीखेंगे 3.4 में। और चौथा जो होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जो हम इसको 3.5 में सीखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हम 3.5 में सीखेंगे। अलग अलग एक्सरसाइज है। 3.2 में ये आपको मिल जाएगा, 3.3 में ये पढ़ना है, 3.4 में ये पढ़ना है, 3.5 में ये पढ़ना है। 3.6 जो होगा वो थोड़ा एडवांस होगा, उसमें और भी नया चीज को सीखोगे। और इन सब के साथ साथ यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम भी सीखना है। यही पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है। समझ में आ रहा है? हम एक एक करके सारा मेथड सीखेंगे। समझ में आ रहा है? यस ये सर। 4 मेथड आपको सीखने हैं। जैसे मैं आज एक स्टार्ट कर लेता हूँ, मैंने पहले भी बोला है। हाँ, ये चीज मैं आपको बता दूं,
अब देखो, जब दोनों हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पे खींच सकते हैं, है ना। तो हो सकता है दोनों लाइन ऐसा ग्राफ मिले कि दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, है ना। हो सकता है जब आप ग्राफ पे खींचो तो दोनों इक्वेशन का जो लाइन हो एक पॉइंट पे कट करे ना। या हो सकता है दोनों लाइन का इक्वेशन जो हो, दोनों ग्राफ का जो इक्वेशन हो, वो लाइन जो बने, मतलब एक दोनों इक्वेशन का जो लाइन हो ग्राफ पे जब बना हो, तो हो सकता है वो पैरेलल हो। या हो सकता है दोनों एक दूसरे को कंसाइड करें, है ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप कॉफिशिएंट को कंपेयर करोगे। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो उस समय ये लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कंसीडर इंटरसेक्ट करेगी। अब a1 a2 आपको समझ में आता है ना क्या है? दोनों इक्वेशन में बताया गया था a1 a2 क्या है। यहाँ पर a1 x, a1 जो है वो पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है, और b1 क्या है, पहले इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट है, और c1 जो है वो पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। a2 जो है वो दूसरे इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट है, b2 जो है वो दूसरे इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट है, और c2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है दूसरे इक्वेशन का। समझ में आ गया? तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर बाद में और अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप घबराना मत कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया, बाद में आ जाएगा अगर नहीं समझ में आया। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 हो, इज इक्वल टू c1 by c2 हो, तो उस समय ये वाला ग्राफ मिलेगा आपको। आप देख के बता सकते हो कि लाइन का ग्राफ कैसा आएगा। और अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है, इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, तो उस समय ये वाला ग्राफ आपको आएगा। तो इसको भी आप देख के बता सकते हो। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। कौन, हाँ सॉरी, मैं गलत रहा था। ये यहाँ के लिए नहीं था, ये पैरेलल के लिए नॉट इक्वल टू होगा, और ये जो होगा ये कंडीशन वो क्या होगा, इसके तो अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये सोचो कि जब आप दो इक्वेशन को लाइन पे ड्रॉ करोगे, ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, तो हो सकता है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या हो सकता है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, या हो सकता है दोनों एक दूसरे को कंसाइड करे, एक दूसरे को ढक ले, है ना। तो हम इस तरह के इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते, इस तरह के इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते। हम केवल इसी तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जिसकी अगर आपने देख लिया कि a1 by a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो आप सॉल्व करोगे, वहां पे x और y की जो वैल्यू आएगी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अदरवाइज अगर आपको ये कंडीशन दिख जाए या ये कंडीशन दिख जाए, है ना, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 वाला कंडीशन दिखे, या a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 वाला कंडीशन दिखे, तो ये कभी भी इस तरह के इक्वेशन को आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको वहीं पर स्टॉप कर देना है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा फिर। ठीक है, तो सर इसका आंसर क्या होगा? स्टॉप करते हैं। क्या आंसर? अब तुम आंसर कहाँ खोज रहे हो, किसका आंसर खोज रहे हो? नहीं मतलब कह रहे हो कि आप नहीं हो पाएगा, तो ये वहाँ पे क्या लिखेंगे हम ऐसा आगे क्वेश्चन पे? आप डायरेक्टली लिख दोगे, अगर ये कंडीशन मिल गया तो लिख दोगे देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर ये आ गया तो देयर विल बी इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बस ये लिख देना है। और ये वाला कंडीशन आया a1 by a2 इक्वल टू b1 by 2, तो देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, x और y की एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ओके।